वीर सावरकर को यहाँ पर क्रांतिकारी बताना, वो थे भी क्रांतिकारी जितना हमने पढ़ा, जितना हमने जाना, लेकिन क्या आपको लगता है कि वास्तविक पटल पर ये क्रांतिकारी के रूप में नहीं उभर पाए? लेकिन जैसा हम देख रहे हैं, रणदीप हुड्डा जी शानदार मूवी आप बना रहे हैं, बायोपिक्स पे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट अभी जाग रहा है और आई थिंक जनता से जुड़ने वाला ये फिल्म होगा। आप बताइए, माफ़ी वीर कहें या फिर क्रांतिकारी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछा जा रहा होगा बार बार। वो सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं थे। पहली बात तो वो माफ़ी वीर नहीं थे। दूसरा, वो क्रांतिकारी नहीं थे, बहुत बड़े कवि भी थे, लेखक भी थे, बैरिस्टर भी थे, समाज सुधारक भी थे और एक आइडियोलॉग भी थे जिन्होंने हिंदुत्व का एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी करके एक शुरुआत की थी। तो उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है और वो सिर्फ क्रांति वीर नहीं है, बहुत कुछ है। और जो उनको माफ़ी वीर बोलते हैं, उनको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी दादी ने ही खुद उनके बारे में जो लिखा है। तो क्रांतिकारी तो नहीं कहेंगे उनको। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इन दिनों एक फिल्म आने वाली है, क्रांतिकारी बेस्ड मूवी, और जो एक्टर हैं हमारे साथ मौजूद, रणदीप हुड्डा। आपने चर्चाएं बटोर चुकी है सर, आपकी फिल्म चर्चा में है। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के माध्यम से जो फिल्म आ रही है और इनकी जो क्रांतिकारी वीर सावरकर पर मूवी आ रही है, इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि देश से क्रांतिकारियों की सच्चाई दबाई जाती है। सबसे पहले तो आपका मैं ह्यूज वेलकम करना चाहूंगी हमारे चैनल पे। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बताइए, हौसला है तूफानी, क्रांतिकारी हैं हम, ना रोक सका गोरा ना रोक सका काला पानी। ये गाना पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। सबसे पहले दर्शकों को बताइए, इस फिल्म को लाने के पीछे आपकी मंशा क्या थी, बतौर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर? अब किसी भी चीज़ को आपने छोड़ा नहीं है, तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टेड। तो सबसे पहले मूवी के बारे में बताइए। ये मूवी उसका कौन सा हिस्सा बताएं, कि मैं कैसे मैंने शुरू की, या मूवी के बारे में बताएं? मूवी की प्रेरणा कैसे मिली? मूवी की प्रेरणा, मेरे पास जब ये सब्जेक्ट आया था तो सरप्राइजिंगली इतिहास का स्टूडेंट होने के बावजूद मेरे को नहीं पता था इनके बारे में ज़्यादा। वीर सावरकर, काला पानी, उसके अलावा कुछ नहीं सुना था। और जब मैंने इतिहास की अंग्रेज़ी की और किताबें पढ़ी जो कि एक तकबे ने लिखी हैं, तो उसमें एक दो पैराग्राफ में ख़त्म कर देते थे कि सशस्त्र क्रांति भी थी, उसमें ये लोग थे, इन्हें कुछ कर नहीं पाए और उसका कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहा यार, फिर इतने सारे लोगों को फांसी क्यों लगाई? जे काला पानी क्यों भेजा? मैंडले बर्मा क्यों भेजा? यमन क्यों भेजा? और तोपों पे लग के आगे खड़ा कर करके क्यों उड़ाया? तो इसमें कुछ तो बात होगी, तभी तो वो लोग ये करते थे। तब जब मैंने इसके बारे में और पढ़ाई की और किताबें पढ़ी, आर्टिकल पढ़े, नेशनल फिल्म आर्काइव में मैं गया, तब मुझे पता चला कि सशस्त्र क्रांति एक बहुत लोग जुड़े हुए थे इससे, और इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बना रखी थी जो एक दूसरे के संपर्क में थी। और सावरकर जी की सबसे बड़ी, एक तो वो खुद ही सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे। वो उनका ये सोचना था कि मुट्ठी भर अंग्रेज़ हैं, इनको मार मार के भगा देंगे। तो पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने 1857 सिपॉय म्यूटिनी जो हमको पढ़ाया जाता है, उसको उन्होंने 1907 में अलग एक मोड़ दे दिया था, जिसको एक अलग नया नज़रिया दे दिया था। वो था कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, मैं पकड़ लूँ? नहीं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। उस किताब ने फिर बाकी जितने भी सशस्त्र क्रांति वाले लोग आए, उनको बहुत प्रेरित किया, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने रिसर्च करके लंदन में आर्काइव्स में, ब्रिटिश आर्काइव्स देख के पूरा एक वो बनाया था कि कहाँ कहाँ के लोग कैसे कैसे लड़े थे। तो ये सिर्फ सिपाही लड़े थे या 2-3 रजवाड़े लड़े थे, ऐसा नहीं था। बहुत लोग, आम आदमी भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो उससे प्रेरित होके फिर सभी ने, जैसे HSRA जो थी, जो कि भगत सिंह इसको बिलोंग करते थे और चंद्रशेखर आज़ाद उसके हेड थे, उनको उनकी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये किताब जब आप ज्वाइन करते थे तो आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए थी। ऐसे ही आज़ाद हिंद फौज में भी आपको एक यूनिफॉर्म देते थे, गन देते थे, फ्लीट देते थे और ये किताब देते थे। तो ये किताब ने बहुत वो किया और हमारा देश अहिंसा की तरफ चला गया। तिलक जी को भी मैंडले भेज दिया, वो गरम दल के थे। फिर नरम दल के गोखले साहब फोरफ्रंट में आ गए, फिर गांधी जी आ गए, तिलक जी का देहांत हो गया। तो हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल अहिंसा की तरफ मुड़ गया। अब जब सावरकर जी को पढ़ा तो मैंने गांधी जी को भी पढ़ा
और गांधी जी के लिए भी मेरी बहुत इज्जत इसमें बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने एक ही इंसान थे जो एक लाठी और धोती लेके वो निकले थे और उसमें पूरे देश की जनता को उन्होंने जोड़ लिया था कि सब गरीब लोग थे और उनको अपनापन लगता था गांधी जी में। उन्होंने जो वो अभियान चलाया, जो मूवमेंट्स चलाई, वो बहुत ही सराहनीय है। उनका योगदान कोई मना कर ही नहीं सकता, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। पर ऐसा कहना कि सिर्फ़ और सिर्फ अहिंसा से ही हमें आज़ादी मिली है, ये मेरे ख्याल से गलत है। इसीलिए मैंने ये पिक्चर बनाई कि ये जो मेरी पिक्चर है ही सशस्त्र क्रांति की, जिसमें सावरकर जी का योगदान रहा और वो मेरे सेंट्रल पात्र बन के चलते हैं। पर पूरी सशस्त्र क्रांति की कहानी है, तो इसके अंदर मेरी यही प्रेरणा थी कि ये कहानी जो कि हमारे तक इतनी नहीं पहुंच पाई है, एक दबाई गई कहानी है मुझे लगता है, तो वो लोगों तक पहुँचे और उसको मैं एक सिनेमैटिक ढंग से, ड्रामेटिक, एक अच्छी पिक्चर बना के, अच्छे डायलॉग, कैमरा, ये वो करके, अच्छा पैकेज करके उसको मैं लोगों तक पहुंचाऊं। क्योंकि लोगों को एक देशभक्ति पे भाषण देने या स्वतंत्रता संग्राम पे भाषण देने के ऊपर कुछ नहीं होगा, उनको मुझे एंगेज करना है और वो सिर्फ एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर बना के ही हो सकता था, इसलिए मैंने किया। सर, मेरा दूसरा अहम सवाल ये है, स्वतंत्र वीर सावरकर को हम क्या कहें? माफ़ी वीर कहें, क्रांतिकारी कहें? आपने देखा होगा अभी बड़ी चर्चा रही और ये चर्चा रही कि माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं हूँ, क्रांतिकारी नहीं रखा गया उनको। और एक और बात बताइए, वीर सावरकर को यहाँ पर क्रांतिकारी बताना, वो थे भी क्रांतिकारी जितना हमने पढ़ा, जितना हमने जाना, लेकिन क्या आपको लगता है कि वास्तविक पटल पर ये क्रांतिकारी के रूप में नहीं उभर पाए? लेकिन जैसा हम देख रहे हैं, रणदीप हुड्डा जी शानदार मूवी आप बना रहे हैं, बायोपिक्स पे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट अभी जाग रहा है और आई थिंक जनता से जुड़ने वाला ये फिल्म होगा। आप बताइए, माफ़ी वीर कहें या फिर क्रांतिकारी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछा जा रहा होगा बार बार। वो सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं थे। पहली बात तो वो माफ़ी वीर नहीं थे, दूसरा वो क्रांतिकारी नहीं थे, बहुत बड़े कवि भी थे, लेखक भी थे, बैरिस्टर भी थे, समाज सुधारक भी थे और एक आइडियोलॉग भी थे, जिन्होंने हिंदुत्व का एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी करके एक शुरुआत की थी। तो उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है और वो सिर्फ क्रांति वीर नहीं है, बहुत कुछ है। और जो उनको माफ़ी वीर बोलते हैं, उनको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी दादी ने ही खुद उनके बारे में जो लिखा है। तो क्रांतिकारी तो नहीं कहेंगे उनको। सर, ये भी बताइए हुड्डा जी कि अभी एक और चर्चा आ रही है, आपने सुना होगा कि क्या ये मूवी प्रोपेगेंडा है? हम बहुत सवाल ये दिख रहे हैं और आप इसका बेबाकी से जवाब भी दे रहे हैं। मेरे दर्शकों को बताइए इसका जवाब एग्जैक्टली क्या होगा कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है। 24 का चुनाव चल रहा है, हम जान रहे हैं क्या होने वाला है, कैसा माहौल है, लेकिन आप बताइए कि प्रोपेगेंडा मूवी, हमने देखा कश्मीर फाइल्स और अभी आर्टिकल 370 चुनाव के पहले आना, तो ये मूवी एक खास जो है इंटरेस्ट इसलिए बटोर रही है। लेकिन वही आपको कुछ पार्टियां ऐसी होंगी या फिर कुछ जनता भी देखिए डिवाइडेड है और कुछ आपको बहुत सपोर्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बताइए कि क्या कहेंगे, इज दिस अ प्रोपेगेंडा मूवी और नॉट? दिस इज़ एन एंटी प्रोपेगेंडा मूवी, जो कि सावरकर जी के नाम पे कुछ सालों से लोगों ने फैला रखा है। जब किसी की सत्ता जाती है, दूसरी सत्ता आती है और उन लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो सावरकर जी से मिलती जुलती है, तो किसको गाली देंगे? तो सावरकर जी को उसके चक्कर में वो लोग गाली देते हैं। पर ऐसा नहीं है। ये पिक्चर एक्चुअली मैं पिछले 15 अगस्त को रिलीज़ करने की मेरी पूरी कोशिश थी कि स्वतंत्रता वीर की कहानी स्वतंत्रता दिवस पे आए, पर वो मैं हो नहीं पाया। फिर 26 जनवरी की कोशिश की, वो नहीं हो पाया। तो अब शहीदी दिन से एक दिन पहले का फ्राइडे पड़ रहा था, तो हमने उसको डिसाइड करने की कि शायद ये सावरकर जी की ही मर्ज़ी है कि उनकी पिक्चर ऐसे समय पे आए जब विवाद और बातचीत उनके बारे में ज़्यादा हो। इसमें मेरा हाथ नहीं है और ये मैंने अपने खुद के 30 किलो वज़न घटा के और खुद के पैसे लगा के पिक्चर बनाई है। तो भाई बताओ कौन बनाता है ऐसे प्रोपेगेंडा पिक्चर? सर, ये भी बताइए, अभी जो चर्चा तेज चल रही है कि शायद अभी जो माहौल है हम देख रहे हैं, अभी रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलेगी। कौन थे
आजकल के युवा भी है, इंटरेस्ट लेते हैं। आप देखते होंगे जो मेन फिल्म लाइन है, जो मेन स्ट्रीम फिल्म है, आजकल हम देखते इतनी मूवीज़ नहीं आ रही, लेकिन क्रांतिकारियों पे, देश की सच्चाई पे, पुरानी सच्चाई पे। तो क्या आपका इंटरेस्ट फ्यूचर में भी यही होने वाला है? हम देख रहे हैं आप बायोपिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं पहले भी, और लगा कभी वजन ज़्यादा करना, कभी लूज़ करना, हमने देखा आप मेहनत भी आप बहुत करते हैं। तो इस पर बताइए, आने वाले फ्यूचर में क्या ऐसी क्रांतिकारी गाथा आप लिखते दिखाई देंगे? और इस मूवी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आपका क्या था? क्या आप उनके गांव गए, उनकी फैमिली से मिले, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक एक करके सवाल पूछेंगी तो बेहतर है। 3 सवाल पूछती हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप पहला सवाल पूछिए। पहला सवाल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मूवी बनाने में? मैंने देखा कई बार आप अपने शॉट लेना भूल जाते थे, क्योंकि आपको डायरेक्शन भी देना है, राइटिंग भी करनी है, तो बहुत बिजी स्केड्यूल, इसके बारे में बताइए। जी नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेस वाला काम था और मैं अभी भी उस स्ट्रेस में से जी रहा हूँ। मैं फ्यूचर में एक और क्रांतिकारी की फिल्म बनाऊंगा या उसमें एज एन एक्टिंग काम करूंगा, ये मुझे अभी पता नहीं। पिछले 2 साल से तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ और मैं इतना थक गया हूँ कि जो सावरकर जी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी एक काला पानी की सज़ा हो रखी है 2 साल से। तो अगली बारी एक फ़िल्म बनाने में बहुत, एक एज ए डायरेक्टर स्पेशली, बहुत समय लगता है। तो अगर कोई और ऐसी कहानी मेरे को मिलती है जिससे मैं प्रेरित होता हूँ और जिससे मैं हिम्मत जुड़ा पाऊँगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। पर मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर अभी बना हूँ, तो हर तरह के सब्जेक्ट आपको पसंद आते हैं। हर पहलू होता है ज़िंदगी का जिसमें बहुत रंग होते हैं और उसमें सबसे बड़ा रंग, ठीक है, देश सेवा का है, पर उसके बावजूद भी बहुत रंग होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको कहनी होती हैं कहीं ऑडियंस से, तो वो समय बताएगा कैसे होगा। बाकी जो कि आपका दूसरा सवाल था, पता नहीं कितने सवाल थे, पर उनमें से एक सवाल ये भी था कि आप ये वज़न घटाना, ये वो, तो वो बायोपिक्स मैंने पहले की हैं और उसमें सिंपल एक लॉजिक मैं यूज़ करता हूँ कि भाई जैसा जिस आदमी को आप प्ले कर रहे हो वैसे दिखो तो सही। इस उम्र के उस चाल ढाल के उसी फीलिंग के वो ऑरा जैसे आपने बोला, तो उसके लिए, क्योंकि मैं हरियाणा का जाट, अच्छा हट्टा कुट्टा, मैं 92 किलो का था। एक्चुअली मैं इंस्पेक्टर अविनाश का रोल कर रहा था जो कि जियो पे आई है, जिसे वो खाते पीते STF में इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा, रियल लाइफ थे वो भी। तो उनके जैसा भी, जैसे वो यंग थे तो मैं वैसा उनका पूरा अपना आव भाव वैसा बनाया, वज़न गेन किया। फिर जब सावरकर जी का वो आया तो मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ही सुडौल बॉडी के थे और मतलब पतले थे, उनके चीक बोन्स बहुत बड़े थे, ये सब चीज़ें। तो उसको इन्हेंस करने के लिए मैंने वेट लूज़ किया ताकि मेरी बॉडी, गर्दन और मेरे चीक्स वीक्स निकल आएँ, वैसे हो जाएं। तो वो एक बेसिक चीज़ है जो मैं करना था। पर देखो उसमें भी मेहनत, उसकी मेहनत, बॉडी की मेहनत अलग मेहनत होती है क्योंकि वो तो आपके खाने पीने से, लाइफस्टाइल से, नींद से, हर चीज़ से जुड़ी होती है। तो वो भी बहुत टफ रहा। पर उनके जैसे ख्यालात बनाना, बाकी और लोगों को डायरेक्ट करना और एक जिम्मेवारी से ये पिक्चर बनाना ताकि सावरकर जी जो उनकी जो वो शख्स थे वो निकल के बाहर आए, ना कि सिर्फ उनके जो हाई पॉइंट्स थे उनके लाइफ के, उनको टच किया जाए। वो कैसे उनकी सोच बदली, क्या वो वातावरण था जिसके अंदर उनकी सोच बदलती गई और कैसे वो कहाँ तक पहुँचे और अंत में उनके साथ क्या बेइंसाफ़ी हुई, उसको मैंने दिमाग में रख के किया है। सर एक लाइन है जो मैंने देखा काफ़ी अट्रैक्टिव है, मुझे गांधी से नफरत नहीं है, मुझे अहिंसा से। ये बताइए कौन सा वो पार्ट है जो आपको लगता है कि फिल्म में आपने उसको दिखाया है और वो नहीं दिख पाया इतने सालों से, और बताइए इसके पीछे क्या मुख्य कारण रहा? फिल्म में मैंने गांधी जी और सावरकर जी की आपस में 3 मुलाकात हुई थी, वो दिखाई हैं, जिसमें आइडियोलॉजी की बात होती है, अहिंसा हिंसा की बात होती है और दोनों अपना पक्ष रखते हैं। गांधी जी भी अपना पक्ष सही रखते हैं, उनका नज़रिया भी सही है और सावरकर का जी भी सही है। फिर उनकी एक विजयदशमी पे एक डिबेट होती है कि राम राज्य, गांधी जी बोलते हैं, उपवास और त्याग से मिला था और सावरकर जी बोलते हैं राम राज्य रावण और उसके भाइयों का और उसके सैनिकों का वध करके मिला था। दूर दूर के राजाओं तक पता चल गया था कि राजा राम के साथ गलत करोगे तो तुम्हारा हाल भी महाबली रावण जैसा होगा। तो उनका ये मानना था और फिर एंड में जाके दोनों एक ही चीज़ मांग रहे थे, वो है अखंड भारत, स्वतंत्र अखंड भारत। वो उन दोनों की होती, तो वो गांधी जी से हेट नहीं करते थे। उनका ये मतलब था कि उन्होंने उनके हिंदुत्व की अगर आप किताब पढ़ो
तो उसके अंदर काफ़ी सारे शुरू के पेजेस बुद्धिज़्म के बारे में हैं। उनका ये मानना था कि बुद्धा इस धरती पे चले सबसे बड़े अपोस्टल या क्या बोलेंगे, ऋषि या जो भी बोलेंगे, वो सबसे बड़े वो थे, ना वैसा कभी कोई हो सकता है ना था। उनकी वो बहुत इज्जत करते थे, उनको बहुत मानते थे, उनको पूजते थे, पर उनसे अग्री नहीं करते थे। क्योंकि क्या हुआ था, एक समय था जब इंडिया में बुद्धिज़्म ज़्यादा प्रचलित थी, और उस वक़्त ये शाकाज और हंस करके कबीले वाले थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ये हमारा पूरा देश लूट फाट के जला के चले गए। उस वक़्त फिर से उनकी हिंदुत्व की किताब में लिखा है कि उनके उस वक्त फिर से काली माँ की पूजा होने लगी, शिव जी की पूजा होने लगी, हनुमान जी की पूजा होने लगी, फिर से हमारे शस्त्र वाले भगवान की पूजा होने लगी, और फिर हम एक सशस्त्र देश की तरफ बढ़ने लगे बुद्धिज़्म को छोड़ के। तो उनका यही था कि अहिंसा में आत्मरक्षा भी नहीं है, ऐसा क्यों? आत्मरक्षा, अगर आप हिंसा को, मैं वो नहीं बोलता हिंसा नहीं करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो, पर आत्मरक्षा के लिए हिंसा अलग चीज़ होती है। जैसे उनका ये मानना था कि देश सशस्त्र हो। हमारी जो आज देश की छवि है दुनिया में, और जो हमारी बात सुनते हैं लोग और हम एक स्टैंड ले पाते हैं, ऑफ कोर्स हमारी डिप्लोमेसी पहले से अच्छी हो गई है, हमारी इकॉनमी क्योंकि बहुत अच्छी हो गई है, तो ये भी हमारे, और दूसरा ये है कि हम खुद अपने शस्त्र बनाते हैं। बिल्कुल। और हम सबसे आधुनिक दुनिया के शस्त्र खरीद के अपनी देश की सेना को हमने बहुत आधुनिक तरीके से सशस्त्र कर रखा है, तभी हमारी इतनी वो है। और सावरकर जी यही कहते थे कि हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाओ, हमारे यहाँ शस्त्र बनाओ, हमारे लोगों को ट्रेन करो, ऑफिसर बनाओ, ताकि हम भी एक स्ट्रॉन्ग नेशन हो। और उनका यही मानना था कि शांति के लिए अहिंसा नहीं, हिंसा का डर शांति ला सकता है, तब आप अहिंसा की तो बात कर सकते हो। तो ये थे हमारे साथ रणदीप हुड्डा जी, जिनकी फिल्म आ रही है 22 मार्च को, स्वतंत्र वीर सावरकर, जिनकी सच्चाई देश और दुनिया से छिपी रही, लेकिन अब ये जो वास्तविक पटल पर फिल्म के जरिए आ रही है, तो ऐसा लगता है, और पहले से ही काफी माहौल भी देखने को मिल रहा है, युवा एक्साइटेड है, देश के लोग एक्साइटेड हैं और कह रहे हैं कि हम इस फिल्म को जोरों शोरों से देखने के लिए जाएंगे, शायद से दुनिया को इसकी सच्चाई तब पता चलेगी। बने रहिए। बहुत शुक्रिया सर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए प्यारा हिंदुस्तान से। सृष्टि मिश्रा, नमस्कार।